तांत्रिक ने इंस्पेक्टर साहब से ये कहा कि आप ऐसी लड़की लेके आइए या ऐसी युवती लेके आइए जिसके शरीर में एक भी चोट का निशान ना हो। लड़कियां मिली, लड़कियों की जांच करनी थी इंस्पेक्टर। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कल इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, बहुत ही दुख हुआ सभी लोगों को, लेकिन टीम बहुत अच्छा खेली और इस बार के वर्ल्ड कप में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, सारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। चलिए, ये तो रही टीम की बात। वर्ल्ड कप गया हाथ से और टीम भी गई हाथ से। बात करते हैं आज हम लोग एक मर्डर केस की, एक ऐसा मर्डर केस जिसमें पत्नी ने पति को भाई से मरवाया। जी हाँ, मैं कहीं दूर नहीं, यहीं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। पत्नी ने प्लानिंग की और क्या है, वो दिवाली के दिन करने की प्लानिंग हुई, वो भी भाई के साथ। पति का नाम था सतीश और भाई का नाम था, जो पत्नी का भाई था उसका नाम था देवेंद्र और पत्नी का नाम था भावना। मामला क्या है, ये थोड़ा सा गहराई में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही पता चल पाया है कि साले साहब ने अपने जीजा की हत्या कर दी। और हत्या भी ऐसे वैसे नहीं, 5 राउंड फायर किया। कानपुर से तमंचा लाया और पिस्टल लाया, 70,000 की पिस्टल लेके आया और तमंचा लेके आया 332 बोर का, और उससे उसने अपने जीजा की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद साइकिल से इधर उधर घूमता रहा, उसके बाद घर पहुंचा, उसके बाद थाने पहुंचा दीदी को बुलाने पे। मामला क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पीएसी के इंस्पेक्टर जो कि प्रयागराज में पोस्टेड थे, उनको गड़े हुए धन की बड़ी लालसा थी। यहाँ गड़ा हुआ धन हमें कहीं ना कहीं मिल जाए। तो फतेहपुर के एक तांत्रिक ने इंस्पेक्टर साहब को जुगाड़ बताया कि गड़ा हुआ धन आपको मिलेगा। और कैसे मिलेगा ये भी तांत्रिक ने इंस्पेक्टर साहब को बताया। गड़े हुए धन की प्राप्ति इंस्पेक्टर साहब को एक ऐसी जुगत से मिलनी थी जो कि बहुत ही कठिन थी और बहुत ही विकट थी, और जिसमें बहुत रिस्क था और बदनाम होने के पूरे चांसेस थे। तांत्रिक ने इंस्पेक्टर साहब से ये कहा कि आप ऐसी लड़की लेके आइए या ऐसी युवती लेके आइए जिसके शरीर में एक भी चोट का निशान ना हो और कोई भी टैटू का दाग ना हो। तो इंस्पेक्टर साहब खोज में लग गए भाई साहब, और उनकी एक प्रेमिका थी, उनको भी खोज में लगा दिया कि ढूंढो ऐसी लड़की। लड़कियां मिली, लड़कियों की जांच करनी थी इंस्पेक्टर साहब को। तो इंस्पेक्टर साहब की पत्नी भावना का कहना ये है कि सतीश बाबू जो कि मृत हो चुके हैं, जिनको मरवा दिया है उनकी पत्नी ने, वो लड़कियां लेके आया करते थे घर पे और अपने दोस्त के साथ आते थे, पूरी रात लड़की को अपने पास रखते थे। और ये भी आरोप लगाया है कि अपने दोस्त के साथ अपनी पत्नी को सोने के लिए भी बोला करते थे। कितना सच है कितना झूठ है ये तो अब पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पत्नी जो कह रही वही सुनना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा, क्योंकि सच और झूठ का खुलासा करने वाला तो इस दुनिया में रहा नहीं। तो लड़कियां वो लेके आते थे, उनकी जांच करते थे और जांच करते करते एक लड़की उनको मिल गई। फिर उस लड़की को वो इंस्पेक्टर साहब और उनकी गर्लफ्रेंड जो प्रेमिका थी, वो लोग फतेहपुर गए। फतेहपुर जाके तांत्रिक का इंतजार करते रहे, मगर तांत्रिक उस दिन उनको उपलब्ध नहीं हो पाया, तांत्रिक उस दिन उनको प्राप्त नहीं हुआ। फिर ये वापस चले आए। वापस जाने के बाद तांत्रिक से इनकी बात हुई होगी। बात होने के बाद फिर इन्होंने उसी लड़की को अप्रोच किया कि हाँ चलो दोबारा चलते हैं, तांत्रिक जी बुला रहे हैं, मगर उस लड़की ने इनकार कर दिया। फिर ये खोज में लग गए, गड़ा हुआ धन इनको प्राप्त करना था। तो कहीं ना कहीं पत्नी का कहना ये है कि इसी सब उधेड़-बुन में, इसी उलझन में आके वो बहुत परेशान हो गई थी। वह स्याह लेके आते थे और उनकी बेटी भी सयानी हो गई थी, बड़ी हो गई थी, 12 साल की हो गई थी, उस पर भी गलत असर पड़ता। इसलिए उसने ये सब कृत्य करने की हिम्मत जुटाई और इसमें अपने भाई को शामिल किया। अच्छा, जब प्लानिंग हुई तो ये प्लानिंग हुई कि दिवाली के दिन सतीश की हत्या की जाएगी। अब हत्या करने के लिए देवेंद्र जो उसकी पत्नी का भाई था, उसने फुल प्रूफ प्लान किया
सतीश की गाड़ी में उसने ट्रैकर लगाया, जीपीएस लगाया, उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कि कब कब ये कहाँ कहाँ जाता है और कैसे कैसे जाता है, कैसे हम प्लानिंग करके इसके ऊपर घात लगा के इस पर हमला करें। ये सब करते करते दिवाली का दिन आ गया। दिवाली के दिन आया, सतीश, पत्नी और बच्चा कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। तो पत्नी ने रात में कुछ नाटक किया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ले चलो। नहीं रहा गया तो 1 से 1:30 बजे रात में सतीश, पत्नी और बच्चा ये लोग अपने घर की तरफ निकले। लखनऊ में मानक नगर में ये लोग रहते थे। मानक नगर जैसे ही पहुंचे ये लोग, वहां पहुंचते ही सतीश उतरा गाड़ी से और घर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। घर के अंदर पहले से ही दीदी का भैया छुपा हुआ था, घात लगा के बैठा हुआ था और पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही जीजा आएंगे वैसे ही उनको पेल दिया जाएगा। तो जीजा ने जैसे दरवाजा खोला, साले ने पहले तो तमंचे से एक फायर किया, 32 बोर। उस फायर ने ही काम कर दिया। उसके बाद उसने 4-5 फायर और किए पिस्टल से, जो पिस्टल लेके गया था। मतलब कुल मिला के कोई कसर उसने नहीं छोड़ी कि किसी भी प्रकार से बच जाए। उसने प्रॉपर तरीके से उनकी हत्या की। हत्या करके वो सटक लिया, साइकिल लेके निकल लिया वो। अब सोचिए कितनी तेज साइकिल चलाई होगी। साइकिल लेके वो निकल लिया, पारा की तरफ बढ़ा आगे वो। तब तक पत्नी, जब हत्या हुई तब तक पत्नी लगभग कहते हैं कि 1 मिनट तक गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। 1 मिनट होने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकली, उसने शोर मचाया। तब फिर लोग एकत्र हुए, इकट्ठा हुए। ये कांड उसकी हत्या तक रहा। पत्नी का भाई, भावना का भाई देवेंद्र साइकिल से पारा नहरिया के पास पहुंचा। उसने वहां पे पिस्टल फेंकी और जो मास्क और टोपी लगाया था उसको फेंका। फेंकने के बाद वो फिर साइकिल से चरक चौराहे तक गया। चरक चौराहे तक जाने के बाद उसने वहां से ई रिक्शा किया। ई रिक्शा करके वो बालू अड्डे तक आया। बालू अड्डे आने के बाद वो सीधे घर पहुंच गया। फिर प्लानिंग इन लोगों की जैसी एज इट इज थी। सतीश की पत्नी ने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, आ जाओ। तो सतीश का भाई देवेंद्र फिर वापस कृष्णानगर थाने पहुंचा और पहुंच के वहां पे जो भी कानूनी कार्रवाई उसमें सम्मिलित हुआ। अब पुलिस की हत्या हुई है, वो भी इंस्पेक्टर, और पुलिस के पास मामला है, एसटीएफ के पास मामला है। तो पुलिस का मामला हो तो फिर आन पे आ जाती है और वो कहीं ना कहीं से क्लू और पेज ढूंढ ही लेती है, और वो भी ऐसा पेज जिसमें घर का आदमी ही सम्मिलित हो। तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और 7-8 दिन के अंदर ये दोनों प्लानिंग करने वाले भाई और बहन पकड़े गए। इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। पहले तो पत्नी ने, भावना ने कबूल किया, उस पर जब जोर डाला गया तो उसने कबूल कर लिया कि हमने त्रस्त आकर ये काम किया, उनकी हरकतें ठीक नहीं थी। सीसीटीवी कैमरे में एक एक चीज चप्पे चप्पे की देवेंद्र की पुलिस के हाथ में लग चुकी थी। देवेंद्र चप्पल पहने हुआ था, ब्लैक कलर की पट्टी वाली। और देवेंद्र की सबसे बड़ी गलती यही रही, वो सारा तो दिमाग उसने प्लान कर लिया, मगर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोई जो दोषी होता है वो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है, कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है। तो देवेंद्र सबूत छोड़ के नहीं गया, देवेंद्र सबूत थाने में साथ में लेके गया। जी हाँ, सब कुछ तो उसने बदल दिया था, मगर उसने चप्पल नहीं बदली थी, चप्पल वो वही पहन के गया था। तो पुलिस ने शिनाख्त की और पाया कि ये वही चप्पल है जिस चप्पल को पहन के हत्या करने गया था। उसी चप्पल से ये पारा में साइकिल से मास्क और टोपी छोड़ने गया था। उसी चप्पल से ये चरक चौराहे पर गया था। वही चप्पल से ये घर घूमते हुए वापस थाने में आया। तो चप्पल के आइडेंटिफिकेशन ने पुलिस का शक यकीन में बदल दिया और देवेंद्र कुल मिला के पकड़ा गया। अब ये सब कहानी तो हमने बता दी है, सच्ची कहानी थी, लेकिन एक चीज़ और निकल के आती है कि कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, और ये क्राइम है, आदमी क्राइम क्यों करता है, कितना त्रस्त आके, कितना फ्रस्ट्रेट होके आदमी क्राइम करता है, इसके लेवल को जांचने की ज़रूरत है। अगर घर की कोई महिला इतना त्रस्त हो जाती है तो ऐसा कृत्य करने के लिए
मजबूर क्यों होती है, ये एक सोचने की बात है। अब क्राइम तो हुआ है, देवेंद्र ने ऐसी हरकत तो की है, तो उसको सज़ा भी मिलेगी और जल्द से जल्द उसको सज़ा मिलेगी। मगर लक्ष्मी को पाने के लिए, गड़े हुए धन को पाने के लिए लोग ढोंग ढकोसले में क्यों पड़ते हैं, तंत्र मंत्र विद्या में क्यों पड़ते हैं, और उनकी गंदी ऐसी नीयत, ऐसी चीज़ें कि इस लड़की को लेके आओ जिसके पास कोई दाग ना हो, ये सब क्यों कराते हैं। इन सब पे भी सरकारों को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे ढोंगियों को, ढकोसलों को जेल के अंदर डालना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। फिलहाल में आज की कहानी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।